प्रिय छात्रों, हम अमेरिकी संविधान का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अमेरिकी संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया और हमने देखा कि किस तरह से सन 1492 में कोलंबस के द्वारा अमेरिका के पश्चिमी तट का अन्वेषण किया और वहाँ पे इंग्लैंड और यूरोप के लोग वहाँ आकर बसने लगे धीरे धीरे और अपने उपनिवेशों का निर्माण करने लगे। बाद में उनके द्वारा स्वतंत्रता का आंदोलन किया गया और फिलाडेल्फिया में एक संविधान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कि 1787 में निर्मित एक संविधान का निर्माण किया गया और 1779 से वह लागू कर दिया गया। शुरू में ये 13 उपनिवेश थे, जिनकी संख्या बढ़कर आज 50 हो गई हैं और ये अमेरिका की संघ की इकाइयां हैं और नवीन परिस्थितियों के अनुसार संविधान में परिवर्तन होता रहा है। और अमेरिकी संविधान की जब हम स्रोतों का अध्ययन करते हैं तो इसमें जो कई स्रोत उभर कर हमारे सामने आते हैं। आज हम अमेरिका के संविधान के स्रोत एवं अमेरिकी संविधान के अध्ययन का महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अमेरिकी संविधान के स्रोतों पर चर्चा करते हैं कि एक तो सबसे पहले तो यही आता है कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा निर्मित संविधान। अमेरिकी संविधान का आज बहुत अधिक विकास हो गया है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा अभी भी वही है जिसे 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा तैयार किया गया था। और यह ढांचा एक अस्थिपंजर है जिस पर संवैधानिक संशोधन, व्यवस्थापन, न्यायिक निर्णयों और परंपराओं ने आवश्यक चर्बी चढ़ाने का कार्य किया है। दूसरा स्रोत आता है संवैधानिक संशोधन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि संवैधानिक संशोधनों ने इस पर चर्बी चढ़ाने का काम किया है। तो अब तक इसमें 27 से अधिक संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख संशोधनों में प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा नागरिकों के अधिकार पत्र को सम्मिलित किया गया है। संशोधन 13, 14 और 15 के द्वारा गृह युद्ध जनित संशोधन है। 17वें संशोधन के द्वारा सीनेट के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। 19वें संशोधन के द्वारा स्त्रियों को मताधिकार संबंधी भेदभाव का अंत कर दिया गया और 26वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये कुछ प्रमुख संशोधन हमने देखे हैं। तीसरा है व्यवस्थापन या कांग्रेस अधिनियम। कांग्रेस अधिनियम 1779 में लागू किए गए संविधान ने नवीन सरकार के मूल ढांचे की ही एकमात्र व्यवस्था की थी। संविधान निर्माताओं ने विस्तार से बातों के संबंध में व्यवस्था करने का भार कांग्रेस पर छोड़ा है। कांग्रेस कौन? यानी अमेरिकी संसद, है ना। कांग्रेस ने अनेक ऐसे अधिनियम पारित किए हैं जिनके आधार पर सरकार सरकार के अंगों के गठन, कार्यों और कार्य पद्धति को निश्चित किया गया है। जैसे कि संविधान में राष्ट्रपति की कैबिनेट के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया और प्रसंगवश कार्यपालिका विभागों के अध्यक्षों शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। विभिन्न कार्यपालिका विभागों के गठन और कार्य कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों के आधार पर ही निश्चित किए जाते हैं। इस प्रकार कांग्रेस के द्वारा अधीनस्थ संघीय न्यायालयों के गठन और कार्य पद्धति को निश्चित किया गया है। चौथा है कार्यपालिका के द्वारा विकास। अमेरिकी संघ की कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति ने भी संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की है। जैक्सन, लिंकन, थियोडोर रूजवेल्ट और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की संविधान पर उतनी ही स्पष्ट छाप देखी जा सकती है जितनी कि संविधान निर्माताओं में से किसी की हो। इन राष्ट्रपतियों ने अपने कार्यपालिका शक्तियों का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करके व्यवस्थापिका और प्रशासन दोनों पर ही अपना नेतृत्व स्थापित किया। संविधान में कहीं पर भी मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है, किंतु प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन ने मंत्रिमंडल की रचना की और वे परामर्श लेने लगे। तभी से मंत्रिमंडल शासन का एक आवश्यक अंग हो गया। संविधान ने युद्ध की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति को नहीं दी है, लेकिन वुडरो विल्सन और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जैसे राष्ट्रपतियों ने
कांग्रेस के से अधिकार प्राप्त किए बिना ही सेनाओं को युद्ध में लड़ने या युद्ध की तैयारी करने के लिए भेज दिया। इन राष्ट्रपतियों का दृष्टिकोण संविधान वैसा ही है जैसा वे कहते हैं और वे करते हैं, और उनका विचार मान्य हुआ। 5वां है न्यायिक व्याख्याएं। न्यायिक व्याख्याओं ने भी अमेरिकी संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की है। कांग्रेस या राज्य को व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून का या प्रशासनिक सत्ता के किसी कार्य को जब सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी संघीय न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि यह संविधान के प्रतिकूल है, तो न्यायालय निर्णय देने के पूर्व संविधान से संबंधित प्रावधान की व्याख्या करता है और यह अपनी प्रत्येक नवीन व्याख्या से परोक्ष रूप से संविधान को संशोधित कर देता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने निहित शक्तियों के सिद्धांत, जिसने कि संघीय कांग्रेस को इतना शक्तिशाली बनाया है, सर्वोच्च न्यायालय की ही देन है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने लगभग 100 निर्णयों में वाणिज्य से संबंधित धारा की व्याख्या की और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई व्याख्याओं के परिणाम स्वरूप रेल, तार, टेलीफोन, हवाई और जलीय यातायात और एक से अधिक राज्यों में काम करने वाले सामान्य औद्योगिक प्रतिष्ठान भी कांग्रेस के विधायी अधिकार क्षेत्राधिकार में आ गए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्या के आधार पर ही संविधान की पवित्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यायिक निर्णय का संविधान में इतना अधिक महत्व है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में ही मुख्य न्यायाधीश ह्यूज ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए कहा था कि हम संविधान के अंतर्गत हैं, परंतु संविधान वैसा ही है जैसा कि न्यायाधीश बताते हैं। 6वां पॉइंट है परंपराएं। अमेरिकी संविधान में यद्यपि ब्रिटेन की तरह परंपराओं को इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है, किंतु अमेरिकी संविधान में न केवल परंपराओं का अस्तित्व है वरन महत्वपूर्ण उन्हें स्थान भी प्राप्त है। प्रथाओं और परंपराओं ने कुछ बातों के संबंध में अमेरिका के संविधान को एक ऐसा रूप प्रदान कर दिया है जो संविधान के लिखित प्रावधानों के अंतर्गत नितांत विपरीत है। इसके इच्छा के विपरीत राष्ट्रपति के चुनाव के व्यवहार में एक प्रत्यक्ष निर्वाचन का रूप दे दिया है। परंपराओं के कारण ही राष्ट्रपति को न केवल प्रमुख कार्यपालिका वरन अपने राजनीतिक दल का सामान्य राजनीतिक नेता भी समझा जाता है। राष्ट्रपति की कैबिनेट भी पूर्णतः परंपराओं का परिणाम है। परंपराओं ने ही यह निर्धारित किया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति न केवल अलग अलग राज्यों से वरन देश के अलग अलग क्षेत्रों से होंगे। इसी प्रकार संविधान के अनुसार प्रतिनिधि सभा के सदस्य के लिए उस राज्य का निवासी होना जरूरी है जिससे वह चुना गया है, लेकिन परंपराओं के अनुसार उसके लिए उस जिले का निवासी होना भी जरूरी है जहां से वह चुनाव लड़ता है। सीनेट की शिष्टता परंपराओं का ही परिणाम है। इस प्रकार परंपराओं ने राजनीतिक संस्थाओं या राजनीतिक स्थितियों को जन्म दिया है। तो इनमें पहला है अनेक राजनीतिक स्थितियों को जन्म दिया है। पहला राजनीतिक दल, मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था, राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली, सीनेटीय शिष्टाचार। इस प्रकार 1787 में निर्मित प्रलेख में निरंतर जो है वृद्धि और विकास ये न्यायिक व्याख्याएं हैं, परंपराएं हैं, कार्यपालिका के निर्णयों के द्वारा होती रही है। अब हम आते हैं कि हमने अमेरिकी संविधान का विकास देखा, तो इसके अध्ययन का महत्व क्या है, क्यों हम अमेरिकी संविधान का अध्ययन करें, इसमें ऐसा क्या खास बात है। तो इसमें जो है मुनरो ने 100 वर्षों से भी अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक परीक्षण की एक महान प्रयोगशाला के रूप में यह संविधान कार्य कर रहा है, उनका विचार है। विल्सन ने भी कहा है कि अमेरिका संविधान एक जीता जागता और उर्वर संविधान है। ब्राइस के शब्दों में
अमेरिकी संविधान का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ। 19वीं शताब्दी में यह पूर्ण यौवन पर आया और 20वीं शताब्दी में भी यह बढ़ता ही जा रहा है। तो इसकी विशेषताओं या इसकी महत्ताओं का हम वर्णन इस प्रकार कर सकते हैं कि पुराना सबसे और लिखित संविधान। अमेरिका का संविधान जो है वो विश्व का सबसे ज़्यादा पुराना और लिखित संविधान माना जाता है। ब्रिटेन का संविधान यद्यपि पुराना है लेकिन वो अलिखित है उसका, इसलिए लिखित संविधानों में अमेरिका के संविधान जो है सबसे पुराना और लिखित माना जाता है। सन 1789 में इसका लागू किया गया। उस समय अमेरिका एक कृषि प्रधान देश था और आज वह एक औद्योगिक देश बन गया है। आज भी इतना प्राचीन संविधान ज्यों के त्यों जीवित है। दूसरा है संघ व्यवस्था का आदर्श नमूना। अमेरिका एक विशाल सफल संघ राज्य है। वहाँ पर अनेक राजनीतिक प्रयोग हुए हैं। भारतीयों के लिए तो अमेरिका संविधान का और भी महत्व है। अमेरिका के नमूने पर ही भारत ने संघ व्यवस्था के सिद्धांत को ग्रहण किया है और उसी के आधार पर भारत में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की स्थापना की गई है। तीसरा है राष्ट्रपतीय प्रणाली। राष्ट्रपति प्रणाली अमेरिकी संविधान की अनुपम देन है। इस शासन प्रणाली के आधार पर मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। देश की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होती है, जिससे शासन में स्थिरता रहती है। अमेरिका की सफलता का प्रतीक है कि आज अमेरिका विश्व का अग्रणी राष्ट्र है। आर्थिक और सैनिक दृष्टि से उसकी ख्याति चरम पर है। वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में उसने अनूठी जो सफलताएं अर्जित की हैं उसकी सर्वतोमुखी उन्नति का कारण उसका शासन विधान भी है। पांचवा है सतत परिवर्तनशील संविधान। अमेरिकी संविधान का महत्व का एक कारण यह भी है कि लिखित होते हुए भी अपने आप को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में समर्थ हुआ है और यह सतत बदलता हुआ संविधान है। छठा है शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण के प्रयोग की दृष्टि से भी अमेरिकी संविधान संविधानों की दुनिया में अद्वितीय स्थान रखता है। फ्रेंच विचारक मॉन्टेस्क्यू ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सरकार की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका शक्तियाँ अलग अलग व्यक्तियों या अलग अलग समूहों के हाथों में होनी चाहिए। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने इस सिद्धांत को उचित मानते हुए अपने देश के संविधान में इसे अपनाया और यद्यपि ठीक रूप में जिसकी कल्पना सिद्धांत के जनक ने की थी और इस सिद्धांत को व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का रक्षा का कवच माना जाता है। यानी अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने इस सिद्धांत को उचित माना और अपने देश के संविधान में इसे अपनाया, ठीक उसी रूप में नहीं जिसकी कल्पना इसके जनक ने की थी, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके की थी। तो इस सिद्धांत को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षा माना जाता है। तो इस प्रकार अमेरिका जो है बड़े देशों में भी लोकतंत्र जो है लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़े देश लोकतंत्र का देश है। और ब्रिटेन वासी यदि विधि के सिद्धांत के लिए गर्व करते हैं तो अमेरिकी निवासी न्यायिक पुनरीक्षण के सिद्धांत पर गर्व कर सकते हैं। तो ब्रोगन के शब्दों में इस संविधान के अंतर्गत स्थापित शासन पद्धति के द्वारा अमेरिकी राष्ट्र समृद्धशाली और सुदृढ़ बना है। उसने अपनी स्वतंत्रता और सुरक्षा को मजबूत बनाए रखा है और विश्व इतिहास पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार अमेरिकी संविधान का विकास हुआ, इसकी विकास में कौन कौन से स्रोत रहे और इसके अध्ययन का विद्यार्थियों के लिए, हमारे लिए, अन्य देशों के लिए क्या महत्व है। धन्यवाद।